सो वेलकम गाइस। तो आज हम एक न्यू टूल पढ़ेंगे विच इज टेराफॉर्म। ठीक है। तो टेराफॉर्म पढ़ने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते कि प्रॉब्लम्स क्या थी जब टेराफॉर्म नहीं था। ओके। और अभी टेराफॉर्म इतना वाइडली क्यों यूज हो रहा है, मतलब मोस्टली कंपनियां, ऑलमोस्ट सब कंपनियां, अगर वो क्लाउड पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो टेराफॉर्म प्रेफर करता है। ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कि टेराफॉर्म ने क्या क्या प्रॉब्लम, जब टेराफॉर्म नहीं था तो क्या प्रॉब्लम थी, और टेराफॉर्म ने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है। तो 1 मिनट। ठीक है। तो लेट अस सपोज मेरी एक कंपनी है। ठीक है। मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम हम मान लेते हैं, कंपनी का नाम है टेक्नोवल। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी कंपनी के पास फॉर एग्जांपल ये कंपनी स्टार्टअप एक तरह से, ठीक है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट्स अ स्टार्टअप। ठीक है। तो अब मेरी कंपनी के पास कुछ क्लाइंट आए। ठीक है। वो बोलते हैं कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। मतलब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए, फॉर एग्जांपल 1 मिनट। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लाइंट 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है। तो मेरे पास पहले तो ये क्लाइंट आया। ठीक है। 1 वाला ये बोलता है कि मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है फॉर माई एप्लीकेशन, 3 टियर आर्किटेक्चर, मतलब एकदम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है, मतलब उसको चाहिए मुझसे, उसने डिमांड किया। मैं बोला ठीक है, हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मेरे पास जब इस कंपनी की रिक्वायरमेंट आई फर्स्ट वाली, तो मैं क्या करा, मैं गया अपने AWS कंसोल पे, या फिर इसका जो इस कंपनी को जो इंफ्रा चाहिए था, इसको खुद के AWS अकाउंट पे चाहिए था, तो उसने क्या करा, मुझे उसका एक्सेस दिया AWS अकाउंट का। ठीक है। खुद के कंपनी के AWS अकाउंट का उसने मुझे एक्सेस दिया। ठीक है। तो मैंने उसके अकाउंट को एक्सेस कर लिया। ठीक है। और वहां पे जाके मैं इंफ्रा बना रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने उसका इंफ्रा बना दिया। ठीक है। एक 3 टियर आर्किटेक्चर मैंने बना दिया। मैंने पूरा एकदम लोड बैलेंसर क्रिएट किया, ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया, रेडिस क्लस्टर क्रिएट किया, मशीन्स क्रिएट किया, अगर उसको माइक्रो सर्विसेज चाहिए थी तो मैंने EKS क्लस्टर क्रिएट किया, ECS क्रिएट किया, जो भी उसका रिक्वायरमेंट था वो मैं समझ लिया और मैंने उसका इंफ्रा बना दिया। ठीक है। और उस इंफ्रा को मान लेते मैंने मैनुअली क्रिएट किया। ठीक है। मतलब अभी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जब टेराफॉर्म नहीं था। ठीक है। तो तो उसको क्या करा, मैंने मैनुअली क्रिएट किया। ठीक है। और मैनुअली क्रिएट करने में मुझे कम से कम 1 वीक लग गया। ठीक है। क्योंकि टाइम लगता है, इतना बड़ा इंफ्रा आप क्रिएट करोगे, तो मैं बता रहा हूँ 1 वीक में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और भी इश्यूज आते हैं क्रिएट करते वक्त, टेस्टिंग होता है, चेकिंग होता है, सब कुछ होता है। तो 1 वीक लग गया बनाते बनाते। फिर इस कंपनी को मैंने दे दिया इसका इंफ्रा, कि आपका इंफ्रा बन चुका है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। फुल टेस्टिंग के बाद फिर एक और कंपनी आई। ठीक है। अब ये कंपनी बोलती है कि मुझे भी इंफ्रा चाहिए, तो मैंने ठीक है, तो इसका इंफ्रा भी मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया, और उसमें भी 1 वीक लग गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ऐसे करके अगर मेरे पास और कंपनी आ रही है तो मुझे टाइम लग रहा है बनाने में, किसी किसी में 1 वीक लग रहा है, किसी किसी में 2 वीक लग रहा है, किसी किसी में कम टाइम लग रहा है, किसी में ज्यादा लग रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है। और मेरे पास अगर ऐसी एक साथ 10 कंपनियां आ जाएगी तो उन कंपनी को होल्ड पे रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं मैनुअली टास्क कर रहा हूँ। ठीक है। मैं मैनुअली जाके इंफ्रा बना रहा हूँ। ठीक है। तो वो इश्यू हो सकता है पहला, कि आप जा रहे हो मैनुअली बना रहे हो और उसको दे रहे हो। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मेरे पास जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है उसको मैं एट अ टाइम हैंडल नहीं कर पा रहा, मतलब उसको मैं एक दिन में हैंडल नहीं कर पा रहा है, कुछ आवर्स में मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मतलब उसको क्रिएट करने में 1 वीक 2 वीक तो ऐसे मंथली लग रहे हैं मेरे पास। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस भी थोड़ा डाउन हो रहा है। कैसे डाउन हो रहा है, क्लाइंट वेट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको जल्दी चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। मान लो उन्होंने बोल दिया कि मुझे एक दिन में चाहिए, मैं बोल दिया कि मेरे पास इतना टाइमलाइन नहीं है, मेरे को टाइम लगेगा, तो क्लाइंट वेट नहीं करेगा, वो किसी दूसरी कंपनी के पास जाएगा जो उसका इंफ्रा उसको बना के देगा। ठीक है। फिर ऐसे में क्या हो रहा है, पहला प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और मैं टास्क को क्या कर रहा हूँ, मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैंने एक बंदे को हायर कर लिया। ठीक है। मैंने बोला एक इंजीनियर को हायर कर लिया और उसको बोला कि रिक्वायरमेंट आता है क्लाइंट का इंफ्रा का, अपन को क्या करना है, काम करना है इस पे। ठीक है। तो वो बोला ठीक है करेंगे। तो अब मान लो और कंपनी आ रही है तो मैंने उसको टास्क दे दिया।
अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसको पता है कि इंफ्रा कैसे बनेगा। मान लो उसका कोई रिक्वायरमेंट आया और मैंने तो उसको हायर कर लिया, अब जैसे क्लाइंट को चाहिए था वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है, या फिर जो हमारा वे इंफ्रा क्रिएट करने का जो कि सिक्योर हो, रोबस्ट हो, ठीक है, उस तरीके से वो बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा, वो भी मैनुअली क्रिएट कर रहा है। तो हम दोनों लगे मैनुअली बनाने में इंफ्रा। तो अब इससे हम लोग हो गए परेशान, बना बना के, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आप मैनुअली क्रिएट करते हो तो मल्टीपल इश्यूज आते हैं, ठीक है, इश्यूज आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वन गो में आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो भी इश्यूज आते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो पहला प्रॉब्लम हो गया मैनुअली, ठीक है, और ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। फिर हमने क्या करा, इंफ्रा बना बना के दे दिया। अब क्या हो रहा है, अब उस इंफ्रा में मान लो कंपनी को हमने इंफ्रा बना के दे दिया, और अब उस इंफ्रा के अंदर किसी ने, ठीक है, किसी ने गलती से जाके कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, किस पे, वेब वेब कंसोल पे जाके मान लेते हैं, उस पे जाके इसने चेंजेस कर दिए। फिर कंपनी आके हमारे पास बोलती है, 2-3 दिन बाद आके बोलती है कि यार ये हमारा चल नहीं रहा है, इसमें इशू आ रहे हैं। अब फिर उसको डिबग करने के लिए मुझे सोचो कितना टाइम लगेगा, उस इंफ्रा को बनाने के लिए मुझे 1 वीक लगा। अब उस इंफ्रा को मैं वापस से चेक करूंगा कि मैंने क्या क्या क्रिएट किया था, फिर दैट कॉन्फ़िगरेशन वो है या नहीं है। मान लो किसी ने बैकएंड में जाके उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने मान लो उस पर जाके चेंज कर दिया, उसको पता नहीं होगा कि ये चेंजेस उसने कर दिया, या फिर कुछ उसने ऐड कर दिया जिसके कारण उसके इंफ्रा में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो वो चेंजेस अब मुझे ढूंढने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं एक ही क्लाइंट के साथ स्टक रहूंगा कुछ टाइम तक। मतलब समझ रहे हो, मेरा बिजनेस भी लॉस हो रहा है, और मैं मेरा टाइम भी बहुत इन्वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये उसको इशू भी फिक्स करो उसका, और उसको डिबग करो, उसको देखो स्टेप बाय स्टेप जाके। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर किसी ने चेंज कर दिया तो उसको मेरे को पकड़ने के लिए, देखने के लिए मुझे पूरा इंफ्रा वापस से देखना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एडब्ल्यूएस की जो मैनेज सर्विस होती है ना, तो एडब्ल्यूएस उसको क्या करता है, खुद ही अपग्रेड कर देता है या अपडेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आरडीएस यूज किया है, तो आरडीएस का जो पुराना वर्जन होता है ना, एडब्ल्यूएस अपन को वार्निंग देता है कि मैं इसको अपडेट कर दूंगा, या तो आप खुद कर लो, ठीक है। अगर मान लो अपना एडब्ल्यूएस पे चल रहा है अभी, एडब्ल्यूएस आरडीएस पे फॉर एग्जांपल अपना अभी वर्जन चल रहा है समथिंग लाइक 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और ये डेप्रिकेट होने वाला है, तो एडब्ल्यूएस वार्निंग देता है मान लो, ठीक है। और उस कंपनी को पता नहीं होगा क्योंकि उसने इंफ्रा मुझसे बनवाया है और मैंने उसको बना के दे दिया। अब उसको मॉनिटर करने के लिए भी उसको इंजीनियर रखने पड़ेंगे, ठीक है, मानता हूँ। बट मान लो वो बाई चांस भूल गया कि 8 डेज अपग्रेड होगा, और जब मैंने अपना इंफ्रा क्रिएट किया था तो मैंने 11 लिया था, अब 11 डेप्रिकेट हो रहा है, अब उसकी जगह 12 आ रहा है या 13 आ रहा है, ठीक है। और उन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, या फिर उनको पता नहीं चला, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब उसका आरडीएस अपग्रेड हो गया 12 वर्जन में। अब उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण उसकी एप्लीकेशन फटना स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि डेटाबेस में भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपके वो कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं होता तो आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। नॉट 100%, मतलब कुछ परसेंट आ सकता है, ऑलमोस्ट 20% मतलब इशू आ सकता है, ठीक है। तो वो चेंजेस हो गया, मान लो एडब्ल्यूएस ने बैकएंड में अपडेट कर दिया। अब फिर वापस से वो मेरे पास आया, बोला ये चेंजेस हो रहा है, क्या करें। फिर मैं वापस से कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ कि यार मैंने तो उस टाइम पे सही बनाया था। फिर जाके मुझे कुछ टाइम बाद मुझे चेक करने में लगा कुछ 5-6 घंटे, फिर मुझे पता चला कि एडब्ल्यूएस ने वर्जन अपग्रेड कर दिया, तो हमने इसको रिवर्ट बैक कर दिया वापस से, मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक 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 है, ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो समझ रहे हो, ये मैनुअली को पहले इसको मैंने मैनुअली बनाया, अब उसको चेकिंग करने के लिए मुझे चेक करना पड़ रहा है, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा उसको कि ये इशू है, और उसको डिबग करने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फिर से क्लाइंट आया मेरे पास, ठीक है, फिर से मेरे पास क्लाइंट्स आए और वो बोलते हैं कि आपने जो इंफ्रा बना के दिया था वो ठीक है, पर हमको कुछ इसमें ऐड करना है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। मान लो कि लोड बैलेंसर है फॉर एग्जांपल, वो बोल रहा है कि ये लोड बैलेंसर है, इस लोड बैलेंसर के अंदर मुझे एक और सर्टिफिकेट अटैच करना है, ठीक है, एक और एसएसएल सर्टिफिकेट अटैच करना है, क्योंकि हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसको भी अटैच करना है। मैं बोला ठीक है। फिर से मैं उसके इंफ्रा में गया मैनुअली, और वहां पे उसके लोड बैलेंसर की सर्विस में गया, वहां पे मैंने उसका लिसनर देखा, उस लिसनर पे गया 443 लिसनर पे, वहां पे जाके मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट पहले क्रिएट किया एसीएम से, फिर उसको मैंने वैलिडेट किया, फिर उसको मैंने अटैच किया। समझ रहे हो, टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे मल्टीपल अगर क्लाइंट्स है तो मल्टीपल क्लाइंट्स के उस पर जाना पड़ेगा, और टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो ये एक इशू आ रहा है कि मुझे उसको चेंज करने के लिए भी उस पर जाना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। मतलब मैं इन वन क्लिक या फिर ऑन डिमांड नहीं कर सकता कि उसने मेरे को बोला सडन चेंज करना है, मैंने बोला ठीक है लो, एक बार में हो गया। टाइम लग रहा है, और टाइम इज अ मनी, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कि
ये हमने अभी तक 3 प्रॉब्लम देख ली है। पहला प्रॉब्लम मैनुअली था जो हमने किया था, उसमें इश्यूज आ रहे थे सेटअप करने में। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अगर कोई वेब कंसोल पे जाके कुछ भी चेंजेस करता है तो उसको फाइंड आउट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। अगर आरडीएस कुछ अगर एडब्ल्यूएस कुछ अपडेट करता है तो उसको फाइंड आउट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। तीसरा क्या है, अगर क्लाइंट आके बोलता है कि मुझे मेरे इंफ्रा पे कुछ न्यू सर्विस या फिर कुछ न्यू ऐड करना है, तो वो मुझे मैनुअली करना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब वहां पे जाके मुझे करना पड़ रहा था। ठीक है, फिर जाके आया 5वां इशू। क्या इशू आया कि अगर मान लो ऐसा भी हो सकता था, अगर मैंने यहाँ पे जो इंफ्रा बनाया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने इंफ्रा बनाया, ठीक है, वो सेम इंफ्रा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे क्या करूँ मैं रेप्लिकेट कर दूं। बट मैनुअली में नहीं था वो। ठीक है, मैनुअली में नहीं था वो, मुझे मैनुअली करना पड़ रहा था। तो मतलब टास्क कितना हैक्टिक हो गया, समझ रहे हो आप, मतलब हैक्टिक भी हो गया और उसको करने में टाइम भी लग रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जब टेराफॉर्म नहीं था तो क्लाउड पे कोई ऐसा सर्विस नहीं था जो मुझे ये ऑटोमेशन करने में हेल्प कर सके। था एक, ठीक है, हर क्लाउड पे एक होता है सर्विस जो ऑटोमेशन के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल अपने अपन एडब्ल्यूएस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो एडब्ल्यूएस के पास था क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, आपको क्लाउड फॉर्मेशन आना चाहिए तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, बट मैं क्लाउड फॉर्मेशन को साइड में करता हूँ, मैं टेराफॉर्म का बताता हूँ आपको यूज केस जो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देख रहे हो, एक क्लाइंट आ रहा है, उसके लिए मुझे सेटअप करना पड़ रहा है, दूसरा क्लाइंट आ रहा है उसके लिए मुझे सेटअप करना पड़ रहा है, तीसरा आ रहा है उसके लिए मुझे सेटअप करना पड़ रहा है। बाद में वो इशू लेके आते हैं तो उसको चेक करना पड़ता है। तो टास्क मैनुअली हुआ, जहां पे मैनुअली आया वहां प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में एक टूल आया जिस कॉल्ड टेराफॉर्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेराफॉर्म। अब जो प्रॉब्लम हमने देखी, ठीक है, क्या उसको टेराफॉर्म सॉल्व कर सकता है क्या? ठीक है, तो पहले तो मैं प्रॉब्लम को एक बार लिस्ट डाउन कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम अपन को पता चले। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या था, पहला प्रॉब्लम ये था कि मुझे उसको मैनुअली करना था, मैनुअली करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा ये था विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब विजिबल नहीं था मुझे कि जो मैं इंफ्रा क्रिएट कर रहा हूँ उसको मैं क्या एक बार में देख सकता था। मतलब मुझे मुझे तो पता था, पर मान लो अगर मेरी टीम में और भी मेंबर्स है फॉर एग्जांपल, और मेरे पास कोई टास्क चल रहा है, ठीक है, मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे क्लाइंट को, दूसरे टीम मेंबर को बोलूँ कि आप एक बार इसको डिबग करके चेक करो क्या इशू आ रहा है। तो वो क्लियरिटी नहीं थी, उसको भी नहीं पता यार ये मैंने बनाया तो ये कैसे बनाया है। ठीक है, तो उसको टाइम लग रहा है, मतलब उसको विजिबल नहीं, क्लियरिटी पिक्चर क्लियर नहीं है उसको सामने। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब अगर मुझे कुछ सर्विस ऐड करना पड़ रहा है मेरे इंफ्रा में या क्लाइंट की इंफ्रा में, तो वो स्केलेबल नहीं है, समझ रहे हो। स्केलेबल नहीं है मतलब मुझे मैनुअली जाके एक एक करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार कुछ ऐसा यूज करूँ कि फटाफट सब पे हो जाके। ठीक है, तो वो स्केलेबल भी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम था, स्केलेबिलिटी। ठीक है, फिर एक और प्रॉब्लम आया विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी में भी हो सकता है अगर मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एकदम सिक्योर इंफ्रा, मान लो मैंने तो बना दिया सिक्योर इंफ्रा फॉर एग्जांपल, या फिर किसी कलीग ने या मेरे किसी एम्प्लॉय ने वो अच्छे से सिक्योर नहीं बनाया, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, उस क्लाइंट के इंफ्रा अनसिक्योर रह सकता है। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट। ठीक है, अब किसने क्या इंफ्रा बनाया है उसका कुछ ऑडिट ही नहीं है, मतलब उसका कुछ मेरे पास कुछ लॉग वॉग या फिर कुछ ऑडिटिंग करने के लिए, चेक करने के लिए उसने सही बनाया गलत बनाया कुछ है ही नहीं मेरे पास ये सब चेक करने के लिए। ठीक है, कुछ लॉग वो कुछ है ही नहीं मेरे पास ये सब मैं चेक कर सकूँ। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैनुअली जाके देखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने ये सही बनाया है गलत बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम ये था कि मुझे टास्क को मैनुअली करना पड़ रहा था। ठीक है, दूसरा ये था मैं विजिबल नहीं था वो टास्क की, वो क्या मुझे इन अ वन गो एट अ टाइम मुझे वो विजिबल हो जाए। ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा इंफ्रा है और इसमें ये चेंजेस हुए हैं और ये एडब्ल्यूएस ने अपग्रेड किया है या अपडेट किया है या फिर किसी बंदे ने उसको जाके चेंज किया है। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम मेरा जो टेराफॉर्म है ये इसको इजीली सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब पहले टेराफॉर्म नहीं था, अब ठीक है, अब हम जाते हैं विथ यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, हम मान लेते हैं मेरी कंपनी ने टेराफॉर्म यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टेराफॉर्म, अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आया। ठीक है, मेरे पास फिर से कंपनी का रिक्वायरमेंट आया। अब फिर क्या करा हमने सोचा ठीक है अब हम टेराफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा, टेराफॉर्म से पहले ये टेराफॉर्म क्या है वो देखते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म को बोल सकते हैं, टेराफॉर्म इज अ टूल, एक टूल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या प्रोग्राम बोल दो।
जो कि कौन सा टूल है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। मतलब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कोड कर सकते हो। आप जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो ना उसको आप कोड की फॉर्म में बना सकते हो। तो ये आईएसी टूल है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल, जो हमको अलाउ करता है टू डिफाइंड एंड मैनेज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकता है, डिफाइन कर सकता है और मैनेज कर सकता है, किसमें, इन अ डिक्लेरेटिव वे। मतलब टेराफॉर्म को सिर्फ मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे उसको पूरा ये नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे ये स्टेप चाहिए वन बाई वन। एक होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है इम्पेरेटिव। ठीक है, दो होते हैं। तो हमको उसको डिक्लेरेटिव वे में बताना पड़ेगा। ठीक है, कि बस मुझे EC2 चाहिए तो मैं उसको बोल दूंगा मुझे EC2 चाहिए, तो वो EC2 बना के मुझे दे देगा। मुझे लोड बैलेंसर चाहिए तो उसको बस मुझे बोलना है, लोड बैलेंसर का नाम देना है, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो देना है, बाकी वो सब बना के दे देगा, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो आईएसी, अब ये आईएसी टर्म क्या है? तो टेराफॉर्म इज अ आईएसी टूल। अब ये आईएसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने एनसिबल में कवर किया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको आईएसी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिए जो आईएसी को इम्प्लीमेंट करे, जो प्रैक्टिस जो होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की, वो करे। तो एक तो एनसिबल भी होता है और एक टेराफॉर्म भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस है, वो बता दूंगा मैं बाद में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं टेराफॉर्म इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। अब आईएसी का मीनिंग होता है कि हम मशीन रीडेबल ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मतलब होता है कि जो मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज होती है ना उसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब मशीन रीड कर सकता है उस लैंग्वेज को। ठीक है, टू डिस्क्राइब एंड डिफाइन द स्टेट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी वांट। समझ रहे हो, मशीन बस समझ जाए उस लैंग्वेज को, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन लैंग्वेज होती है ना, जो मशीन रीडेबल ऑटोमेशन लैंग्वेज, ये बहुत ईजी होनी चाहिए, सो दैट जो ह्यूमन है उसको रीड कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, कि हमको हमारा इंफ्रा कैसा चाहिए। ठीक है, तो जो टेराफॉर्म है ना वो आईसी टूल है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक ऑटोमेशन लैंग्वेज दे रहा है जो मशीन समझ सकती है। ठीक है, तो जो टेराफॉर्म हमको लैंग्वेज देता है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज देता है वो देख लेते हैं। वो देता है हमको HCL। ठीक है, ठीक है, हाशीकॉप कॉर्पोरेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब SCL हो गया, यामल हो गया, जेसन हो गया। ठीक है, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हाशीकॉप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, इसका नाम कैसे पड़ा? तो ये क्या है, टेराफॉर्म है ना, हाशीकॉप का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को एक नाम दे दिया हाशीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। जो हाशीकॉप के और भी प्रोडक्ट है, जैसे पैकर है तो पैकर भी SCL यूज करता है, वॉल्ट है तो वॉल्ट भी SCL यूज करता है। ठीक है, तो ये जो SCL लैंग्वेज है ना, ये इसको ऐसे डिजाइन किया कि इसको ये ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, इसको मशीन भी रीड कर सकता है और ह्यूमन भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेराफॉर्म से क्या, टेराफॉर्म से मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है कि जो कंपनी का रिक्वायरमेंट आ रहा है ना, मान लो इस कंपनी का मेरे पास रिक्वायरमेंट आया, तो मैंने क्या करा, इसका इंफ्रा मैंने अपने टेराफॉर्म से बना दिया। मतलब टेराफॉर्म से मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट बनाई कुछ। ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट बनाई मैंने टेराफॉर्म से बाय यूजिंग SCL लैंग्वेज, और उस स्क्रिप्ट को मैंने क्या करा, उस स्क्रिप्ट से मैंने इसका इस कंपनी का इंफ्रा बना दिया। ठीक है, अब इससे देखना मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। पहला क्या प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो रहा है, पहला ये हो रहा है मैनुअली। पहले मैं मैनुअली कर रहा था, बट अब मैंने क्या कर दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, अब फिर से मेरे पास कंपनी आई। ठीक है, अब जो मैंने इंजीनियर हायर किया था, अब उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वन टाइम अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस स्क्रिप्ट के ऊपर, मैंने एक बार इंफ्रा रेडी कर दिया। अब जो भी क्लाइंट मेरे पास आएगा, अगर वो कुछ इंफ्रा का डिमांड करेगा तो मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है। ठीक है, हो सकता है वो कुछ और सर्विस ऐड करे तो मुझे मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटे लगेगा उसमें ऐड करने के लिए, मतलब कुछ कम टाइम लगेगा, मतलब मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो जो इंजीनियर हायर किया था उसको मैंने निकाल दिया, मैं बोला भाई अब आराम से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ टेराफॉर्म से, अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं मैनुअली करके उसको मैं ऑटोमेट कर दिया, मतलब अपना मैनुअली गया, अपना आ गया ऑटोमेशन। ठीक है, तो इसका इंफ्रा मैंने क्या करा, डिप्लॉय कर दिया कहाँ पे, इसके अकाउंट पे जाके। तो बस इसका एट अ वन टाइम इसका सेटअप हो गया, और ये बहुत कम टाइम में सेटअप हो चुका है। ठीक है, मतलब मिनिमम मान लेते, मैक्सिमम मान लेते 1 आवर, 1 आवर बोल रहा हूँ मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका इंफ्रा 1 आवर में सेटअप हो गया। मतलब अब समझो, मेरे पास अगर क्लाइंट्स मल्टीपल क्लाइंट्स आ रहे, तो मैं अगर सबको 1 1 आवर दूँ तो एक दिन में मैं आराम से 24 आवर्स होता है, तो मैं आराम से मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा बिजनेस लॉस नहीं होगा।
क्लाइंट कैन बी वेट फॉर 2 और 3 days, ठीक है, कर सकता है एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब मेरा बिजनेस लॉस नहीं हो रहा और मेरा टाइम भी बहुत कम लग रहा है। और मेरे पास मेरा टाइम कहाँ सेव हो रहा है, मेरा टाइम यहाँ पे सेव हो रहा है कि मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ रहा, मैंने एक बार में ही अपना कोड लिख दिया, मैंने अपना टेम्पलेट लिख दिया, कोड है ना, टेम्पलेट इज अ कोड और नथिंग, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता, टेम्पलेट को अपन बोलते हैं कि बस एक कोड लिखा हुआ है, उसको हम टेम्पलेट बोल देते हैं कि एक ब्लू प्रिंट है, ठीक है। तो अब मैंने जब बनाया, ठीक है, इस कंपनी के लिए बना दिया, तो मेरा पहला टास्क सॉल्व हो चुका है। अब क्या होता है, दूसरा इशू क्या आ रहा था, विजिबिलिटी। अब मान लो कि इस कंपनी के लिए बन गया, इस कंपनी के लिए भी बन गया और इस कंपनी के लिए भी बन गया, ठीक है, एक दिन में ही बन गया। अब ये कंपनी मेरे पास इशू लेके आ रही है कि आप, ये हमारा इंफ्रा कुछ दिन सही चला, मतलब 10 दिन सही चला, 1 महीना सही चला, अभी इसमें कुछ इशू आ रहा है। इशू माइट भी क्या हो सकता है कि एडब्ल्यूएस ने कुछ सर्विस में अपडेट किया हो, या दूसरा क्या हो सकता है किसी ह्यूमन ने जाके उसमें चेंजेस किया हो। तो मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं बोलूंगा टेराफॉर्म को बोलूंगा कि भाई जाके देखो कि इसका जो इंफ्रा मैंने डिप्लॉय किया था वो सेम इंफ्रा है या नहीं है। तो टेराफॉर्म में मैं एक कमांड रन करूंगा, ठीक है, वो कमांड होता है टेराफॉर्म प्लान। उसको मैं रन करूंगा ना, तो वो मुझे बता देगा अपने आप ही कि भाई इसके इंफ्रा में किसी ने इस सर्विस में जाके कुछ तो कुछ चेंज किया है। वो मुझे वो आउटपुट ही दिखाता है कि समवन है, मतलब बताता है कि ये चेंजेस आपके इंफ्रा में हुए हैं। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किसी ने ये इंफ्रा में चेंज किया, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिवर्ट कर दूंगा बाय यूजिंग टेराफॉर्म अप्लाई। तो क्या होगा, जो भी मेरे कोड में लिखा होगा टेराफॉर्म के अंदर, ठीक है, वो चेंजेस वापस जाके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब उसने कुछ ऐड किया होगा तो वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे मेरा टाइम कितना सेव हो रहा है, समझ रहे हो, टेराफॉर्म से। तो यहाँ पे आके दूसरा इशू भी मेरा सॉल्व हो गया, विजिबिलिटी, ठीक है। तो आप जब हम टेराफॉर्म आगे पढ़ेंगे तो आपको विजिबल भी होगा कि आप क्या क्या रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे हो, किसी ने इंफ्रा में क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सब हमको टेराफॉर्म दिखाता है आराम से। तो इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या था, विजिबिलिटी, वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम आता है स्केलेबिलिटी। अब मेरे पास क्लाइंट आए, क्लाइंट बोले कि ये एडब्ल्यूएस ने अभी एक न्यू सर्विस लॉन्च किया है, ठीक है, उसका उसमें मुझे ये ऐड करना है, या फिर मुझे एक एसएसएल सर्टिफिकेट लोड बैलेंसर में ऐड करना है। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस अपने टेराफॉर्म के कोड में जाऊंगा, वहां पे एक कोड लिख दूंगा एसएसएल सर्टिफिकेट का, सिंपल सा, ठीक है, जो कि 4-5 लाइन का कोड होगा, वो मैं लिख दिया। और मैंने टेराफॉर्म प्लान चलाया, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, प्लान और अप्लाई। प्लान समझ लो कि आप का एक बिल्डिंग बन रहा है, तो आप पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, आर्किटेक्चर को बोलते हो प्लान बनाओ, ठीक है। फिर उसको अप्लाई करते हो, तो आप क्या करते हो, बिल्डर को लेके आते हो, वो उस पर अप्लाई करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने एक आर्किटेक्चर बना रखा है यहाँ पे, वो मैंने आर्किटेक्चर बना दिया। अब उस आर्किटेक्चर को मुझे क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है, सिंपल सी बात। तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, तो वो एसएसएल सर्टिफिकेट जाके वहां पे अपडेट हो जाएगा। ऐसे मेरे पास मल्टीपल मल्टीपल क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो 5-5 मिनट में सबका काम हो रहा है। समझ रहे हो, मैं एक दिन में मैंने इतना सब काम अपना बचा लिया, अपना मनी बचा लिया, टाइम बचा लिया, सब कुछ बचा लिया बाय यूजिंग टेराफॉर्म, ठीक है। अब दूसरा क्या हो रहा है, स्केलेबिलिटी। तो इसके स्केलेबिलिटी का इशू भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मतलब स्केलेबिलिटी का इशू, मतलब स्केलेबिलिटी क्या था कि अगर कोई न्यू सर्विस आ रही है तो क्या मैं उसको स्केल अप कर सकता हूँ, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग टेराफॉर्म। ये भी सॉल्व हो चुका है। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी ये मतलब है, अगर मैं मान लो अगर मैं मैनुअली कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं मैनुअली कर रहा था, या फिर मुझे पता है सिक्योरिटी कैसे हैंडल होती है, पर मेरा जो क्लाइंट ये इंजीनियर था दूसरा, मान लो उसको, उसने क्या करा गलती से, फॉर एग्जाम्पल उसने सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल अलाउ कर दिया कि ऑल ट्रैफिक करके एक रूल अलाउ कर दिया कि कोई भी आ सकता है, ठीक है, मेरे मशीन पे, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उसने इंफ्रा पूरा बना दिया, और ये हमने ये ऑब्जर्व करना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब उसने ऑल ट्रैफिक कर दिया, तो आराम से क्लाइंट इस पे आके एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अपना एप्लीकेशन चल रहा था क्लाइंट का, तो क्लाइंट ने शायद इसको इसको भूल के देखना, मान लेते हैं एक बार भूल गया उसको देखना, तो ये सिक्योरिटी ब्लीच हो सकता है। बट अब मैं टेराफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो टेराफॉर्म में जब मैं उस आर्किटेक्चर को देखूंगा, तो मैं वहां पे चेक कर सकता हूँ कि उसने इंफ्रा में क्या क्या बनाया है, ठीक है। मैं सारे स्टेप्स उसके देख सकता हूँ कि हाँ उसने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, उसने ये रूल उसमें अलाउ किया है, ठीक है, उसने नेट बनाया है, ठीक है, उसने राउट टेबल्स बनाया, तो राउट टेबल्स में उसने रूल्स प्रॉपरली डाले या नहीं डाले, वो मैं चेक कर सकता हूँ। मतलब पूरा विजिबल होता है मेरा, ठीक है, सिक्योर, एकदम सिक्योर इंफ्रा में एट अ टाइम बना सकता हूँ, वन टाइम। और उसी सिक्योर इंफ्रा को मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ या मल्टीपल कंपनी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मेरा सिक्योरिटी भी खत्म हो चुका है, मतलब सिक्योरिटी भी मेरा एकदम परफेक्ट है, समझ रहे हो, सिक्योरिटी का इशू भी मेरा सॉल्व हो चुका है। अब आता है ऑडिट, ठीक है। ऑडिट मतलब कि जो मैंने इंफ्रा बनाया है उसका मेरे पास कुछ लॉग पड़ा है क्या, मतलब जो मैंने बनाया उसका मेरे पास कुछ प्रूफ पड़ा है कि मैंने क्या क्या बनाया था।
हाँ वो पड़ा होता है। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है, टेराफॉर्म बोलता है कि आपने जो भी अपने इंफ्रा में जाके चेंजेस किए, आपने जो भी इंफ्रा बनाया ना, उसका मैं एक स्टेट फाइल आपको बना के दूंगा। ठीक है, एक स्टेट फाइल बना के दूंगा, उस स्टेट फाइल में आप जाके देख सकते हो कि आपने क्या क्या बनाया। ठीक है, तो स्टेट फाइल को मान लेते हैं कि पहले क्या था, पहले हमारे पास एक प्लान था। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग में क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया भाई। मैंने एक आर्किटेक्टर को बोला कि एक प्लान बनाओ। ठीक है, उसके बाद मैंने बुलाया बिल्डर को, बिल्डर को मैंने बोला कि चलो ये मेरा प्लान है, इसको फटाफट से ऐसा बिल्डिंग बना के मुझे दे दो। फिर तीसरा क्या आता है, ऑडिट करने का। ठीक है, ऑडिट करने के बाद वो जब बिल्डर कुछ बनाएगा, तो वो जितना भी उसका वो सामान खरीद के ला रहा है, उसका जो भी बिल आएगा, सब कुछ मतलब जो भी चार्जेस होंगे, उसने क्या क्या उसमें डाला है, बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल डाला है, क्या क्या उसने बनाया, वो सब मुझे लाके देगा। ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से लॉग, है ना, इन टेक्निकल टर्म वो हो गया लॉग, मतलब सारा लॉग पड़ा है उसने क्या क्या बनाया। तो वही हम टेराफॉर्म के टर्म में उसको बोलते हैं स्टेट फाइल। तो उस स्टेट फाइल में सब कुछ लिखा रहता है कि मैंने अपने क्लाउड पे जाके इंफ्रा में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या बनाया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेट फाइल। ठीक है, टेराफॉर्म की एक स्टेट फाइल होती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो मतलब मेरा ऑडिट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, समझ रहे हो। तो जब टेराफॉर्म नहीं था तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, ठीक है, तो अब जब टेराफॉर्म आ गया तो उससे मैं ये सब सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते क्वेश्चन है कि वाई वी शुड यूज टेराफॉर्म। ठीक है, हम टेराफॉर्म क्यों यूज करें। तो आप एक ये टर्म्स उनको बता सकते हो। ठीक है, मैनुअली काम को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, विजिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग। समझ रहे हो, तो ये टर्म्स अगर आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है। मतलब ये टर्म्स एकदम भारी भारी टर्म्स है, इसका मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है अच्छे से, तो आप ये उसको बता सकते हो। ठीक है, अब टेराफॉर्म, ठीक है, और भी टेराफॉर्म के एडवांटेज होते हैं। ठीक है, हम एक बार टेराफॉर्म के और भी एडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ बोर्ड को। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो टेराफॉर्म का जो एडवांटेज था, ठीक है, टेराफॉर्म क्या क्या एडवांटेजेस दे रहा है, मतलब इतना पॉपुलर क्यों हो गया। तो उसका वन ऑफ द एडवांटेज ये था आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, दूसरा होता है टेराफॉर्म का एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये मल्टी क्लाउड को सपोर्ट करता है। समझ रहे हो, मल्टी क्लाउड को। अगर आपको टेराफॉर्म आ गया, ठीक है, और आपको क्लाउड के बारे में नॉलेज है, तो आप टेराफॉर्म यूज करो। ठीक है, अब टेराफॉर्म जैसे मुझे एडब्ल्यूएस पे करना है, ठीक है, अब एडब्ल्यूएस पे मुझे करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, उसके लिए मैं दो चीज यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो टेराफॉर्म यूज कर सकता हूँ, और एक क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैंने दोनों पे काम किया है, पर मैं ये आपको रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जितना टेराफॉर्म इजी है उतना क्लाउड फॉर्मेशन इजी नहीं है। टेराफॉर्म को कोई भी सीख सकता है, कोई भी, बहुत इजी है टेराफॉर्म, बट क्लाउड फॉर्मेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब उसको सीखने में हमको टाइम लगता है, बट टेराफॉर्म बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मेरे को जो सिंपल लग रहा है, जो मेरे को एकदम पॉपुलर टूल है और जो सिंपल है, मैं उसको यूज करूंगा ना, इसलिए मैं टेराफॉर्म ही यूज करता हूँ। ठीक है, और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो वो एडब्ल्यूएस का सर्विस है, तो वो आपको सिर्फ एडब्ल्यूएस के अंदर सर्विस क्रिएट करने देगा, बाहर नहीं करने देगा। ठीक है, और अगर आप टेराफॉर्म सीख जाते हो एक बार, तो आपको मल्टीपल क्लाउड का नॉलेज है, तो आप टेराफॉर्म यूज करो। ठीक है, मतलब कितना स्केलेबल है, समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल है, आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मल्टी क्लाउड को सपोर्ट करता है, इसका ये दूसरा एडवांटेज है टेराफॉर्म का। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या है, रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मतलब आप जो भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो उसको ये मैनेज कर सकता है, मतलब उसको क्रिएट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिस्ट्रॉय की। ठीक है, अगर मान लो जब टेराफॉर्म नहीं था तो कंपनी मेरे पास आई थी, ठीक है, उसने बोला इंफ्रा बना के दो, मैंने उनको इंफ्रा बना के दे दिया। उनका काम हो चुका, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट मान लो फेल हो गया, वो चला ही नहीं, तो बोल रहे हैं कि यार ये बिजनेस नहीं चल रहा, हमको अब हमारा इंफ्रा डिलीट करना है। अगर जब मेरे पास टेराफॉर्म नहीं था, मैं बोला ठीक है डिलीट करना है, अब उसके डिलीट में भी मुझे टाइम लगेगा कम से कम, मुझे मैंने जो जो क्रिएट किया है, क्योंकि एक प्रॉपर इंफ्रा बनाते ना तो उसमें मल्टीपल रिसोर्सेस लगता है, तो उनको भी मुझे जाके डिलीट करना पड़ेगा। गलती से कुछ भी रिसोर्स छूट गया तो उसका बिल आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। मान लो कि मैंने इलास्टिक आईपी यूज किया, और वो इलास्टिक आईपी ना डिलीट नहीं होता है, अगर आप मशीन को डिलीट कर दोगे, एडब्ल्यूएस की मशीन को, EC2 को, तो बैकएंड में जो इलास्टिक आईपी होता है ना वो डिलीट नहीं होता है, वो रह जाता है, और वही हमसे मिस हो जाता है, और वो मिस हो गया, और वो इलास्टिक आईपी का है अनयूज्ड पड़ा हुआ है, तो उसका जो कॉस्ट आता है वो अच्छा खासा कॉस्ट आता है। ठीक है, तो ये इशू हो सकते हैं।
तो उसको जब डिलीट करते हैं ना हम लोग, तो इंफ्रा जब डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसमें भी टाइम लग रहा है मैनुअली। बट टेराफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, उसको इन अ वन क्लिक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इन अ वन क्लिक क्रिएट कर सकते हैं, और इन अ वन क्लिक मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय टेराफॉर्म। ठीक है, रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आता है विच इज कॉल्ड अ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, एमजी। ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या है? अब मैंने बोल दिया कि मैं टेराफॉर्म से उसको क्रिएट कर सकता हूँ, बट अब मान लो कि मुझे एक मशीन क्रिएट करनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे एक मशीन क्रिएट करनी है। ठीक है, या फिर हाँ, एक मशीन क्रिएट करनी है, कहाँ पे करनी है? AWS के ऊपर करनी है। ठीक है, अब इस मशीन को क्रिएट करने से पहले इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है? इसके लिए मुझे लगता है इमेज लगता है। ठीक है, ठीक है, और इसके लिए एक मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है VPC। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग, ये चाहिए। ठीक है, तो अब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मतलब ये है कि अगर जब आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो तो टेराफॉर्म को पता है कि कौन सा रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो डिपेंडेंसी मतलब? एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो मैंने लोड बैलेंसर बनाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लोड बैलेंसर बनाया। अब उस लोड बैलेंसर के लॉगिंग के लिए मैंने एक S3 बकेट उसके उसमें अटैच किया कि लोड बैलेंसर पे जो भी लॉग्स आते हैं वो S3 बकेट में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, अब जब मैं इंफ्रा क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो जब मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा तो अब उसमें मैं जो बकेट को अटैच करूंगा तो उससे पहले मुझे बकेट चाहिए होगा। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी जो होती है ना, वो टेराफॉर्म को हम बता सकते हैं, टेराफॉर्म उसको सॉल्व कर सकता है कि लोड बैलेंसर आप क्रिएट करो पर जो बकेट में अटैच करूंगा उसको पहले क्रिएट करो आप। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी जो मैनेजमेंट होता है वो आराम इजिली हम टेराफॉर्म से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर मेरा EC2 मशीन चल रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इस EC2 मशीन का मुझे इंस्टेंस टाइप चेंज करना है। ठीक है, तो आप उसके इंस्टेंस टाइप को चेंज कैसे कर सकते हो? मैनुअली। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उस मशीन को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि आप इंस्टेंस टाइप चेंज नहीं कर सकते रनिंग मशीन का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, देन आपको उसका इंस्टेंस टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमने मैनुअली किया 2 स्टेप, बट अगर आप टेराफॉर्म से करोगे तो टेराफॉर्म को पता है कि मुझे पहले मशीन को स्टॉप करना है फिर चेंज करना है। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी खुद ही मैनेज कर लेता है। समझ रहे हो? या फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म एक और फीचर देता है विच इज आर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। समझ रहे हो? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर एक और एडवांटेज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लान एंड रिव्यू। ठीक है, मैं प्लान भी कर सकता हूँ, उसको रिव्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो टेराफॉर्म के कमांड्स जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, डीप में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये और एक और एडवांटेज क्या है? प्लान हो गया, रिव्यू हो गया, एक हो गया ऑडिट। ऑडिट को हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म्स है। ये इंटरव्यू में अगर आप ये टेक्निकल टर्म्स बोलोगे तो आपका इंटरव्यूअर समझ जाएगा हाँ इसको नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टर्म्स है, ये आप रिमेंबर भी कर सकते हो, आप समझ सकते हो, आपको समझ में आ गया ये टर्म के बारे में। IAC आ गया, मल्टी क्लाउड आ गया, रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो IC हो गया, मल्टी क्लाउड हो गया, रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं वापस। ठीक है, फटाफट से इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को, और इसके एडवांटेज फटाफट से यहाँ पे हम वापस से लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या था? IAC। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या था? मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड में आ गया AWS, GCP, Azure, अलीबाबा और भी क्लाउड से सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आ गया रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट।
रिसोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, RLM, ठीक है, रिसोर्स लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया प्लान एंड रिव्यू, ठीक है, प्लान एंड रिव्यू, ठीक है। फिर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट MGMT मैनेजमेंट, ठीक है। और अगर आपको और टेक्निकल टर्म में चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो। पहला क्या हो गया, पहला हो गया ऑटोमेशन, मैनुअली से हम ऑटोमेशन पे है, ठीक है। दूसरा हो गया विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी। तीसरा हो गया स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर हो गया स्केलेबिलिटी, ठीक है। फिर हो गया स्केलेबिलिटी के बाद सिक्योरिटी, ठीक है। फिर हो गया ऑडिट। कोई टूल आपको ये सब फीचर दे रहा है तो वो सोचो कितना अच्छा टूल है, ठीक है, कितना मस्त टूल है वो। तो ये सारे फीचर्स आपको देता है, ठीक है। अब फटाफट से एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि एंसिबल और टेराफॉर्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने एक एंसिबल का लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने पढ़ाया अच्छे से एंसिबल के, एंसिबल कैसे काम करता है, और एंसिबल भी IAC को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड को इम्प्लीमेंट करता है। बट जो एंसिबल है और जो टेराफॉर्म है, काम हम दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, जैसे एक हो गया, ये हो गया टेराफॉर्म, ठीक है, टेराफॉर्म, और ये हो गया एंसिबल, ठीक है। तो काम हम दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। बट जो टूल जिसके लिए बना है हम उसको यूज करेंगे तो वो एक अच्छा वे होता है, समझ रहे, एक गुड प्रैक्टिस होता है, एक सेंसिबल वे होता है, ठीक है, कि हम जो टूल जिसके लिए बनाए उसको यूज करें। तो जो टेराफॉर्म बना है ना, वो बना है पूरा आर्किटेक्चर मैनेज करने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है, आपके क्लाउड पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको बोल सकते हैं ये आर्किटेक्ट या फिर इंफ्रा मैनेज टूल, ठीक है। इससे हम, और जो अपना एंसिबल है वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। काम आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है। आप जो टेराफॉर्म से कर रहे हो वो आप एंसिबल से कर सकते हो, और जो आप एंसिबल से कर रहे हो आप टेराफॉर्म से भी कर सकते हो। बट अब ऐसा तो नहीं है ना, मान लो कि ये टूल किसके लिए बना है स्पेसिफिक, मतलब कौन सा अच्छा फीचर दे रहा है, इंफ्रा का अच्छा फीचर दे रहा है। अगर आप है ना एनसीबल से EC2 लॉन्च करोगे ना, तो कम से कम आपको 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। 50 लाइन का आपको कोड लिखना पड़ेगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, या फिर थोड़ा मतलब अप्रोक्स इतना लिखना पड़ेगा आपको, समझ। और आप अगर टेराफॉर्म यूज कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ 5 या 6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, मैक्सिमम 10, मान लो 10 लाइन का लिखना पड़ेगा। तो अब जो कम लाइन का कोड है, जो इतना सिंपल टूल है, उसको मैं पढ़ूंगा ना, मैं एंसिबल पे क्यों चाहूंगा। यस, बट जो एंसिबल करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, समझ रहे हो। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। टेराफॉर्म क्या कर रहा है, टेराफॉर्म कर रहा है, सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, टेराफॉर्म क्या कर रहा है, टेराफॉर्म कर रहा है मेरा मशीन क्रिएट, ठीक है, ये मेरा मशीन क्रिएट करके मुझे टेराफॉर्म दे रहा है। और इस मशीन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे करने हैं, जैसे मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है, या फिर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, या फिर मुझे कोई फाइल के अंदर डेटा लिखना है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है मेरा एंसिबल, विच इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो दोनों में ये डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपका जो इंफ्रा है वो कौन बना रहा है, EC2 कौन बना रहा है, टेराफॉर्म। और जो आपका कॉन्फ़िगरेशन वो कौन कर रहा है, एंसिबल। आप एंसिबल से भी दोनों टास्क कर सकते हो, आप टेराफॉर्म से भी दोनों टास्क कर सकते हो। बट जो जो प्रोडक्ट जिसके लिए बना है उसको यूज करना ज्यादा सेंसिबल टर्म होगा, ठीक है। अब ऐसे तो अपने पास मान लो फॉर एग्जांपल, अपने पास स्पून होते हैं, ठीक है, अपने पास एक बड़ा स्पून होता है, ठीक है, जो कि मतलब कंटेनर से निकालने के लिए होता है, एक छोटा स्पून होता है। अब आप खाना तो इससे भी खा सकते हो और इससे भी खा सकते हो। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इस बड़े वाले स्पून से खाओ, खा तो सकते ही, उससे कैसे भी करके खा सकते हो, पर वो आप थोड़ी यूज करोगे, आप छोटा स्पून ही तो यूज करोगे, मतलब जिससे मेरा काम इजीली हो रहा है। तो वही वे, मतलब करने के मल्टीपल वेज है, बट जो एक अच्छा वे होता है, ठीक है, एक मतलब सेंस बेस होता है, सेंस करता है वो, मतलब वो यूज करना ज्यादा मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो आप उसको यूज करो, ठीक है। तो टेराफॉर्म और एंसिबल में
ऐसा होता है। यहाँ पे आप 50 लाइन का कोड लिख रहे हो, यहाँ पे आप 10 लाइन का कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो वही होता है कि टेराफॉर्म के ये यूज केसेस होते हैं, ये यूज केसेस आप याद रखना। ये पूछ जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, पहला क्वेश्चन ही पूछ लेगा व्हाट इज टेराफॉर्म, व्हाई आई शुड यूज टेराफॉर्म, व्हाई शुड आई नॉट गो विथ क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। वो ऐसे से क्वेश्चन पूछ लेगा। ये टर्म्स उसके सामने आप बोल देना, वो ये टर्म्स समझ जाएगा अपने आप ही, हाँ इसको पता है क्या है, ठीक है। तो ये टेराफॉर्म हो गया, ये एंसिबल हो गया, ठीक है। अब जो टेराफॉर्म का जो वर्किंग है वो मैं आपको बताऊंगा टेराफॉर्म कैसे वर्क करता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को गाइस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ज्यादा लोग मुझे डीएम करते हैं, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे तो और भी लोगों को वो पता चलेगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टेराफॉर्म की कमांड्स और वर्किंग ऑफ टेराफॉर्म की, मतलब टेराफॉर्म काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं ना पैरेलली दो कोर्स चलाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने EC2 का एक कोर्स चलाया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले ना AWS सर्विसेज पढ़ेंगे, उसको मैनुअली समझेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, पहले तो मैनुअली भी क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम टेराफॉर्म से भी क्रिएट करेंगे, ताकि आपका दोनों स्ट्रांग हो जाए, आपको AWS भी आ जाए और आपको टेराफॉर्म कैसे यूज करना है वो भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इश्यूज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, बाय।